हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से हरीश सोत्रा आपके लिए वीडियो लेके आया है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो था कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में सबसे ज़्यादा बढ़िया टर्म कौन सी है, बेटर टर्म कौन सी है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, कि किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बढ़िया बताने के लिए कौन सी टर्म बेटर रहेगी। ठीक है, मोलैरिटी या मोलैलिटी। तो वैसे ही आज हमारे पास एक और फिर से न्यू टॉपिक है कि अगर कंपैरिजन हमने मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में करना हो तो उनमें से सबसे बेटर टर्म कौन सी होगी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो पहले तो हमने कल जो बताया था वो क्या बताया था कि जो मोलैलिटी होती है, स्मॉल m होता है, वो क्या होता है कैपिटल M से एक बढ़िया टर्म होती है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि उसमें वेट होता है और इसमें क्या होता है वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम चेंज करता है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, बट मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं चेंज करता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट चेंज नहीं करता है। बट अगर कंपैरिजन आ जाए मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में तो इन दोनों में से बेटर टर्म कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी होगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि फॉर्मेलिटी क्या चीज होती है, क्योंकि अक्सर टीचर इस टॉपिक को कम ही पढ़ाते हैं, वो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी तक ही पढ़ाते हैं। तो मैं पहले बता देता हूं कि फॉर्मेलिटी जो है वो बेटर टर्म है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए देन द मोलैरिटी। क्यों डिस्कस करते हैं इसको कि फॉर्मेलिटी क्यों बेटर टर्म है एज कंपैरिजन टू मोलैरिटी। तो पहले तो हमें दोनों के फार्मूले पता होना चाहिए। मोलैरिटी का फार्मूला तो मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। ठीक है, अब समझते हैं फॉर्मेलिटी का फार्मूला। तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे फार्मूले में क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट। तो दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एनबी आ रहा है, यहाँ पे भी एनबी आ रहा है। पर यहाँ पे एनबी है क्या, नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट है, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। इसका मतलब क्या है कि फॉर्मेलिटी को हम नंबर ऑफ मोल्स में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उसको हम करते हैं फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट में करते हैं। तो दोनों का फार्मूला तो सेम ही बना। ठीक है, बट अब इसको समझेंगे कैसे, ठीक है, कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैंने अभी बताया, अभी आप फार्मूले से समझ लो भाई, आपकी जो मोलैरिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। फॉर्मेलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट में। तो हमें समझना क्या पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने क्या किया, NaCl को क्या कर दिया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया। तो आपको पता है वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आपका सोडियम क्लोराइड एक क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो पानी में टूट के क्या बनाएगा, इन पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन करके बनाएगा। तो स्टार्टिंग में देखिए, यहाँ पर देखिए आपने जो लिया था NaCl, उसका मोल कितने हैं, एक मोल है। ठीक है, बट जैसे वो सोल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर के सोल्यूशन बना दिया तो Na पॉजिटिव बन गया और Cl नेगेटिव बन गया। तो आफ्टर डिसोसिएशन के बाद वो कितने मोल हो गए, एक मोल सोडियम आयन का हो गया, एक मोल किसका हो गया, Cl नेगेटिव आयन का हो गया। तो टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपके पास नंबर ऑफ मोल एक था और बाद में आपको नंबर ऑफ मोल्स कितने मिले, 2 मिले। ठीक है, इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल्स, देखिए सारा फार्मूला से नंबर ऑफ मोल्स क्या कर गए, चेंज कर गए। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स क्या आ रहे हैं यहाँ पे 2 इंटू, अगर वॉल्यूम आपका किसमें है, किसमें वॉल्यूम आपका आ जा रहा है ml में। मान लेते हैं वॉल्यूम मेरा टोटल कितना था सोल्यूशन का, वो भी कितना था 1000 ml का ही था। तो नीचे मैं 1000 ml से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी जो मोलैरिटी आ गई वो कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, मोलैरिटी मेरी कितनी आ गई, 2 आ गई है, 2 आंसर आया। बट जब मैं नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट की बात कर रहा हूं तो मैं इसमें जो स्टार्टिंग में जो फार्मूला लिया होता है उसकी डिसोसिएशन की बात मैं नहीं करूंगा।
मैं सिर्फ जितने नंबर ऑफ मोल्स मैंने स्टार्टिंग में लिए होते हैं NaCl के, उतने नंबर ऑफ मोल्स ही मेरे रहेंगे, वो चेंज ही करेंगे। ठीक है, यहाँ भी ऐसे चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे पहले मोलारिटी के केस में कितने हो गए, 2 हो गए। बट जब फॉर्मेलिटी की बात करूंगा तो मैं उसमें आयंस में कन्वर्ट करके नहीं देखूंगा, मैं कंप्लीटली नेटवर्क ऑफ आयंस लूंगा। इसमें आपके आयंस आपस में क्या होंगे, जुड़े होंगे। उसमें डिसोसिएटेड आयंस को नहीं लूंगा, इसको नंबर ऑफ मोल को स्टार्टिंग में एक ही काउंट करूंगा। जो स्टार्टिंग में आपने जैसे फार्मूला लिया है वैसे ही उसको लेना है। तभी तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ द सोल्यूट। ये नंबर ऑफ फार्मूला कितने हैं, स्टार्टिंग में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इतने भी होंगे स्टार्टिंग में, मतलब डिसोशिएट होने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर तब भी इसमें क्या जरूरत थी। जब हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हम फॉर्मेलिटी की बात करते हैं। ठीक है, क्यों, देखिए भाई एग्जांपल लेते हैं। मैं सिंपल बात करता हूं, मैं ग्लूकोज की बात करता हूं। अगर ग्लूकोज को मैं वाटर में डिजोल्व करता हूं तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद ग्लूकोज तो ग्लूकोज ही रहेगा, ये आयन में कन्वर्ट तो नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो मोलैरिटी, बाद में भी मोलैरिटी सेम रहेगी। यहाँ पे भी 1 मोल था, यहाँ पे भी 1 मोल था, तो मोलैरिटी क्या रही, सेम रही। बट जब मैंने आयनिक कंपाउंड्स की बात की तो उसमें 1 मोल NaCl कितने में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, 2 हो गए। मोलैरिटी मेरी क्या कर गई, चेंज, क्योंकि मोलैरिटी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स चेंज करेंगे तो क्या करेगी, मोलैरिटी भी चेंज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो मोलैरिटी चेंज करेगी। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने एक टर्म आपकी डिफाइन की, इसको उन्होंने फॉर्मेलिटी बोले, ताकि वो हमारा जो भी आंसर हो, जो भी वैल्यू हो, वो चेंज ना करे, कंसंट्रेशन हमारी चेंज ना करे, कि कंसंट्रेशन हमारी क्या रहे, वो फिक्स ही रहे। तो इसके केस में हमने जो भी फार्मूला दिया होता है हमने उसी के नंबर ऑफ मोल्स को पुट करना होता है, चाहे 1 हो, 2, 3, 4। फॉर एग्जाम्पल मैं CaCl2 की बात करता हूँ, तो CaCl2 भी क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो टूट के क्या बना देगा, Ca2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर जब फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है तो नंबर ऑफ मोल मेरे पास क्या रहेगा, एक ही रहेगा। पर जब मैं मोलैरिटी कैलकुलेट कर रहा तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जा रहे हैं मेरे पास, 1 कैल्शियम का है, 2 किसके हैं, Cl एक्टिव, 3 नंबर ऑफ मोल यहाँ पे हो जा रहे हैं और यहाँ पे 1 रह रहा है। तो फॉर्मेलिटी चेंज कहाँ आ रहा है, यहाँ पे मोलैरिटी क्या कर जा रही है, चेंज, सेम नहीं आएगी वो। ठीक है, बट यहाँ पे फॉर्मेलिटी क्या रही, सेम, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ क्या लेना है, फार्मूला को देखना है। तभी हमने लिखा है नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, अगर वो फिक्स रहेगी तो कंसंट्रेशन भी आपकी क्या करेगी, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मेलिटी में क्या रह रहे हैं, फिक्स रह रहे हैं, वो चेंज नहीं कर रहे हैं। बट मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें डिसोसिएशन हो रही है। ठीक है, तो इसमें डिसोसिएशन को काउंट हम नहीं करते हैं, किसमें, फॉर्मेलिटी में। तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। तो हमारी फॉर्मेलिटी भी क्या रहते हैं, क्या फिक्स रहती है। जहां हम ऐसे बोल सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स के केस में हम मोलैरिटी को डिफाइन करते हैं एज ए फॉर्मेलिटी। ठीक है, जब भी आयनिक कंपाउंड्स की बात होगी तो हमारे क्या आएगा, फॉर्मेलिटी इज ए बेटर टर्म देन द किससे, मोलैरिटी इज फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन पेपर में कैसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है कि दोनों में से बताओ कौन सी बेटर टर्म है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, तो आपका आंसर होगा फॉर्मेलिटी। हाँ, क्यों होगा, तो क्यों होगा, क्योंकि इसमें हम नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट करते हैं, फार्मूले का ही जितने नंबर ऑफ मोल्स दिए होते हैं वही हम लेते हैं। बट जब बात करते हैं मोलैरिटी में तो नंबर ऑफ मोल्स आयनिक कंपाउंड से क्या करते हैं, चेंज करते हैं, क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है, वाटर में या एक्वा सॉल्यूशन में जो भी है उसमें क्या करेगा ना, डिसोशिएट कर जाएगा। तो मोलैरिटी भी क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा कंसेप्ट था। अब पूछा इस तरह से भी जा सकता है कि आयनिक कंपाउंड्स के लिए कौन सा बेटर है, तो आपका आंसर होगा फॉर्मेलिटी। ठीक है, वैसे नॉर्मली भी क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे अभी मैंने बताया ग्लूकोज की बात की मैंने कि ग्लूकोज की मोलैरिटी क्या रहती है, सेम ही रहती है। मतलब इसके लिए फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या होगी, सेम ही आएगी। किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, क्योंकि ग्लूकोज कौन सा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, इसके आयनस में कन्वर्ट नहीं होता है। बट मैंने किसकी बात की, मैंने की NaCl की बात की एक्वस में। ठीक है, तो वो उसमें क्या आ गया, Na पॉजिटिव एक्वस आ गया, उसमें Cl नेगेटिव एक्वस आ गया।
तो ये क्या, देखो नंबर ऑफ मोल चेंज करके, तो इसमें आपकी फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, और फॉर्मेलिटी मैंने इसलिए ली है क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन चेंज नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, वो फिक्स रहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। ठीक है, तो ये मेरा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में बनाने जा रहा हूँ, इसी वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, बट आप इसको पहले क्लियर कर लीजिए कि क्या है। ठीक है, तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये भी जैसे मोलैरिटी होती है वैसे ही होती है, फर्क सिर्फ इसके डेफिनेशन में है, फार्मूले में है। जहां पर मोलैरिटी के केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आते हैं, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आते हैं, पर इस फार्मूले में क्या आ रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए क्या डेफिनेशन थी मोलैरिटी की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। बट अब जो नॉर्मेलिटी की मैं बात कर रहा हूं उसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, तो 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट होते क्या हैं। ठीक है, ये कैसे निकलते हैं, ठीक है, कैसे इनको फाइंड करते हैं हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए इसका जो मैंने फार्मूला बनाया है नॉर्मेलिटी का, सेम मैंने लिखा है, क्या लिखा है, एनबी, मतलब डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे। मोलैरिटी के केस में नंबर ऑफ मोल्स को भी मैंने ऐसे डिनोट किया था, और इसके केस में मैं डिनोट करने से फर्क नहीं पड़ता है, पर पता होना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं। नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं तो एनबी का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, और मोलैरिटी की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो फार्मूला आ गया एनबी इंटू 1000 डिवाइड बाय वी। ठीक है, 1000 से तब जब मेरा वॉल्यूम किस में है, ml में है, मिलीलीटर में है। ठीक है, तो अब देखिए इसके निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकाले जाते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैसे, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट। अब गिवन वेट कैसे हो सकता है, मैं आपको बोल दूं कि मैंने आपको शुगर दी है, 20 ग्राम शुगर दी है। ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालो। तो कैसे निकालोगे आप, गिवन वेट मैंने कितना दिया, 20 ग्राम दिया, और डिवाइड बाय उसके इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो मोलैरिटी के केस में क्या था, यहाँ पे था मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और अब यहाँ पर क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट है। अब ये भी पता होना चाहिए इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट निकलते कैसे हैं, भाई कैसे फाइंड किया जाता है इनको, क्योंकि यहाँ पे मोलिकुलर मास तो आएगा नहीं। ठीक है, तो कोई भी सोल्यूट मुझे दे रखा होगा, मुझे उसका जो वेट दिया होगा मैं उसको पुट करूंगा और उसका क्या निकालूंगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट निकालूंगा, जो मैं आपको जब न्यूमेरिकल करूंगा उसमें आपको बताऊंगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकाला जाता है। फिलहाल तो हम फार्मूला समझ लेते हैं, देन इससे आगे जो वीडियो होगी उसमें मैं क्या करूंगा, आपको न्यूमेरिकल के तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकाला जाता है देखते हैं। ठीक है, क्या फार्मूला है, इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। कोई भी आपको सोल्यूट दे रखा है, वो कंपाउंड होगा, उसका फार्मूला होगा, उसका हम क्या निकालेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकालेंगे, और डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहे हैं, देखिए डिवाइड किससे कर रहे हैं, बेसिसिटी, एसिडिटी, ठीक है, बैलेंसी ऑफ द मेटल आयन इन द गिवन क्या, सोल्ट, मेटल आयन सोल्ट दिया होगा तो उसमें जो मेटल होती है उसकी बैलेंसी से डिवाइड कर देंगे। और अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन में कोई मेटल कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर रही है, गेन कर रही है, उन इलेक्ट्रॉन से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या निकल आएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट निकल आएगा। और छोटा सा एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को बोला गया कि भाई यहाँ पे छोटा सा मैं बना देता हूँ यहाँ पे बॉक्स समझाने के लिए। जैसे आपको बोला जाता है, क्या बोला जा रहा है कि फॉर एग्जांपल HCl आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, सोल्यूट दे रखा हुआ है, और बोला गया है इसका इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट निकाल के दो।
ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये HCl है क्या, एसिड है, क्या है, ये एसिड है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए जब भी HCl क्या करता है, HCl टूट के क्या देगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। कब, जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, ठीक है, एक्वस वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा इसको, तब देगा। तो इस केस में कितने हाइड्रोजन को ये रिलीज कर रहा है, कितने हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो सकते हैं जब ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, तब क्या आएगा, तब आएगा मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय बेसिडिटी। अब आप लोग बोलोगे सर आपने लिया तो एसिड है, ठीक है, तो ये एसिडिटी होनी चाहिए, आप यहाँ पे बेसिडिटी बोल रहे, नहीं। इसका जो फार्मूला है, जो बताया गया है, ठीक है, कि इसको कैसे आता है, जब भी ये एसिड लेंगे तो हम उसकी बेसिडिटी से डिवाइड करेंगे मोलिकुलर मास को, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। तो डेफिनेशन भी उसकी डेफिनेशन आती है कि कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इसमें प्रेजेंट है जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, तो उसकी बेसिडिटी क्या आएगी, ठीक है, वो ले ली जाएगी। जितने भी हाइड्रोजन आपके रिलीज हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं, तो कितने हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं इसके, एक हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, हमने क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूट मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, ठीक है। देखिए क्लोरीन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, तो कितना बन गया 36.5, ये किसका आ गया, HCl का मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 36.5, ठीक है। और अब इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितनी है, 1 है, तो मैं क्या करूंगा 1 से डिवाइड कर दूंगा और मेरा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 36.5 आ जाएगा, ठीक है। वैसे निकल जाएगा मेरा, ठीक है। चलो मैं इस एग्जांपल नहीं, किसी और एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले सकता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड का, ले सकता हूँ H2SO4 का, ठीक है। बड़ा लिखता हूँ थोड़ा सा, H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फ्यूरिक एसिड में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, हमारे पास 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो क्या होगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। अब सर बोला कि सर आपको कैसे पता चला कि इसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, आपको पता कैसे चला। तो ये ज्यादातर है स्ट्रक्चर से, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, अभी देखो यहाँ पे, तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे नहीं पता चल जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर्स का। तो देखिए इसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, कितने OH ग्रुप हैं लगे हुए हैं, कितने H ग्रुप लगे हैं। तो देखिए इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितने हैं, ये एसिड है तो इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे निकालूंगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, मैं इसके मोलिकुलर मास को, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर मास क्या आएगा अभी देखते हैं। हाइड्रोजन का कितना है 2 है, सल्फर कितना होता है 32 होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी 4, तो एक का कितना होता है 16 इंटू 4 कितना होता है 64। तो टोटल जो इसका आएगा वो कितना आएगा 98 मोलिकुलर मास आ जाएगा। तो 98 क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा 98 को यहाँ पे लिखूंगा, नीचे लिखूंगा। अब दिया क्या एसिड, नीचे क्या आएगी इसकी बेसिडिटी, बेसिडिटी का मतलब क्या है 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड करूंगा और 2 से डिवाइड करने पर मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 49 आ जाएगा। तो 49 आया क्या मेरा, क्या आया इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, जो मैं कहाँ पे पुट करूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा और यहाँ पर जो मुझे गिवन वेट होगा वो 20 ग्राम 30 ग्राम होगा, डिवाइड करूंगा तो मेरे पास NV निकल आएंगे, क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये हमारे पास निकल आएंगे। और जब NV निकल आएंगे तो मैं कहाँ पुट करूंगा, फार्मूले में पुट करूंगा, वॉल्यूम पुट करूंगा, जो भी मेरे को दे रखा होगा और नोमेलिटी की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। आई होप आपको समझाया होगा, मैं इसको फर्दर से समझाऊंगा क्योंकि अभी मैंने बेसिडिटी का किया है, सिर्फ बेसिडिटी का किया, अभी एसिडिटी का भी करना है, बैलेंसिटी का भी करना है, कैसे निकालते हैं, टेक्टोन लोस्ट और गेन के बारे में भी करना है। तो काफी बड़ा वीडियो है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आई होप आपको जो मैंने समझाया है तो ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा
नहीं हुआ कमेंट कीजिए, मैं फिर से इसको एग्जाम्पलीफाई करके आपको हर एक फार्मूला इसका समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।